हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इनफिनाइट लव इंस्ट्रूमेंट, जहाँ मैं आपके साथ ब्लडी सोल का 6th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जीशु वैन को ऐसे आंखों से विंक करता है और वैन गेसिंग तो एकदम ही शॉक्ड हो रखा हुआ होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जीशु सो रहा है, जबकि जीशु जग रहा था और उसने वैन की सारी बातों को सुन लिया होता है। अब वो उठ के बैठ जाता है और वैन गेसिंग उसे अभी भी देख रहा होता है ऐसे घुर घुर के। फिर वैन कहता है, कब से जग रहे थे? जीशु स्माइल करता है और कहता है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस थोड़ी देर पहले। फिर वैन कहता है, एक बात पूछूं? जीशु कहता है, हाँ पूछो ना। तो वैन कहता है, तुम मेरे प्रति इतने काइंड क्यों हो? जीशु अब उसे कन्फ्यूजन में देखने लग जाता है। फिर कहता है, क्या मतलब? तो वैन कहता है, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो दो संभावनाएं होती। फर्स्ट, अगर वो एक लालची इंसान होता और उसे ये पता चलता कि मैं यहाँ पर उसका गुलाम बना के भेजा गया हूँ, तो वो मुझसे अपनी सब जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करवाता। और अगर वो एक स्वार्थी इंसान ना होता, तो जब उसे पता चलता कि मैं उसके पास भेज दिया गया हूँ, तो वो मुझसे घृणा करता, उसे डिस्गस्ट फील होता मुझसे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इंसान या तो ऐसी किसी एंटिटी से नफरत करते हैं, डिस्गस्ट फील करते हैं, या फिर तो उनके प्रति लालच रखते हैं। पर तुम तो ना ही मेरे प्रति लालच रखते हो, ना ही मुझसे घृणा करते हो, ना ही डिस्गस्ट फील करते हो, मुझसे इतना अच्छा बिहेव करते हो। क्यों? तुम्हारी जगह और कोई होता तो ऐसा नहीं होता। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? तो जो शिशु होता है वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे क्या अधिकार कि मैं तुमसे घृणा करूं, डिस्गस्ट फील करूं? तुम्हें पता है इस संसार में सबसे बुरा जीव कौन सा है? मनुष्य। इंसान से बुरा और कोई नहीं है, और मैं इंसान हूँ। भला मुझे क्या अधिकार कि मैं तुमसे घृणा करूँ, डिस्गस्ट फील करूँ? इंसान तो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी मार देते हैं, कुछ भी करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम स्वार्थी हो। मुझे लगता है अगर तुम किसी की जान लोगे तो उस इंसान के कारण लोगे जिसके कारण तुम्हें यहाँ बुलाया जाता है, या तो उसकी रक्षा के लिए या फिर उसके आदेश के चलते। मेरा मन ये बात मान नहीं सकता कि तुम एक बुरे डीमन हो। और रही बात तुम्हारे प्रति लालच रखने की, तो जहाँ तक मुझे लगता है मैं लालची नहीं हूँ, और अगर हूँ भी तो तुम्हारे प्रति लालच रखने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम मेरी जागीर नहीं हो जो मैं तुमसे अपनी मनमानी करवाता रहूँ। तुम मेरी क्या, तुम किसी की भी जागीर नहीं हो। एंड इस मोमेंट तक जो वैन किसिंग होता है वो पूरा ही मंत्रमुग्ध हो गया होता है शिशु की बातें सुनकर। वो अब एकटक शिशु को ही देखे जा रहा होता है और उसकी बातों को सुन रहा होता है। शिशु फिर कहता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारा जो वो गुरु है, क्या नाम है उसका? हाँ, डैरन। तो वैन उसकी बात को काटते हुए कहता है, डैरन नहीं, दायरन। तो शिशु कहता है, हाँ व्हाटएवर, जो भी, वो कितना बुरा है। अगर उसके बाद उसे पसंद करते हैं तो खुद जाए ना, खुद जाके उनकी मनोकामना पूरी करे, तुम्हें क्यों भेजता है? जबकि तुम्हारा तो इन सब चीज़ों से कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी तुम्हें फंसा देता है बार बार। अब वैन जो होता है उस शिशु को देखता है और अब उसे ना हंसी आने लग जाती है। शिशु वैन को देखता है और कहता है, क्या है? वैन कहता है, कुछ नहीं, प्लीज़ कंटिन्यू। शिशु जो होता है वो उसके बगल में जो तकिया रखी हुई होती है वो उठाता है और वैन पे फेंक के मारता है और कहता है, मैं क्या कोई कॉमेडियन लग रहा हूँ जो प्लीज़ कंटिन्यू बोल रहे हो? एंड अब तो वैन को और भी ज़्यादा हंसी आने लग जाती है, पर उसे ना बहुत अच्छा लग रहा होता है इस समय शिशु की बातें सुनकर, उसका गुस्सा देखकर। पहली बार कोई ऐसा मिला था उसे जिसे उसके लिए बुरा लग रहा था, कोई ऐसा जो उस पर नहीं उसके लिए गुस्सा कर रहा था। वैन फिर कहता है, शिशु लुक, आई एम वेरी सॉरी, पर तुम सुबह सुबह अपना मूड क्यों ख़राब कर रहे हो मेरी वजह से? मैं ठीक हूँ ना अभी, और मैं खुश हूँ यहाँ पे। तुम्हें मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
और मैंने कहीं सुना था कि जो लोग सुबह सुबह ही गुस्सा होकर बैठ जाते हैं ना, उनका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। तो अपना दिन क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं ठीक हूँ ना अभी। इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, और तुम पर गुस्सा सूट भी नहीं करता। शीशु अब कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और फिर केसिंग को बस देख रहा होता है। और अभी भी वो हल्का सा गुस्सा तो था ही, लाइक उसका मूड अभी हल्का सा खराब तो था ही। अब इंसान जो गुस्सा होता है एकदम से तो शांत नहीं होता ना, तो वो ऐसे वैन को देख रहा होता है, पर उसका वैन पे गुस्सा नहीं था। अब वैन केसिंग भी शीशु को ऐसे खुद को देखते हुए देखता है। फिर वो अपने फिंगर और थंब से शीशु के गालों को पकड़ता है, लाइक जैसे बच्चों के गालों को नहीं पकड़ते हैं वैसे पकड़ता है और कहता है, चेयर अप, हो गया, अब शांत हो जाओ। अब जो शीशु होता है वो एकदम ही शॉक्ड हो जाता है और शॉक्ड तरह से वैन को देखने लग जाता है। अब जब वैन शीशु को देखता है तो वो नर्वसनेस में अपने हाथ उठा लेता है और अपना हेड हल्का से नीचे करता है और कहता है, सॉरी शीशु। अब शीशु जो होता है वो वैन को देखता है और फिर हंसने लग जाता है। अब जो वैन होता है वो उसकी तरफ अपना फेस करता है और कहता है, क्या? तो शीशु कहता है, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हर हरकत से नाराज़ ही हो जाता हूँ? अब जो शीशु होता है वो ये बोल तो देता है, पर उसके ऐसा बोलते ही शीशु और वैन दोनों को ही कल रात की वो बात याद आ जाती है। लाइक वो जो लोग शहर में थे वो दोनों लोग, हाँ, तो वो चीज़ उन दोनों को ही याद आ जाती है, क्योंकि वैन केसिंग ने तब भी कहा था कि क्रोधित हो गए क्या, जब शीशु के गाल लाल हो रहे थे ब्रश से, तभी भी उसने ये कहा था। और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं उसे सोच के। अब जो शीशु होता है वो बेड से उठता है और कहता है, हाँ बहुत लेट हो गया, मुझे नहाने जाना चाहिए। ये उठ के तुरंत से अलमारी से अपने कपड़े निकालने लग जाता है, जो भी मिलता है उसको वो निकाल लेता है और बाथरूम में चला जाता है। एंड वैन केसिंग बेड पर अपने दोनों साइड अपने हाथ रख के बैठा हुआ होता है और उसे ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। और उससे ज़्यादा अजीब चीज़ तो ये थी कि वो अपनी फीलिंग्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या फ़ील हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इमोशंस के मामले में जानता नहीं है कुछ, क्योंकि उसके इमोशंस जो हैं उसकी फीलिंग्स को वो अब एक्सप्लोर करने लगा है ना यहाँ आकर शीशु के साथ रहकर। वरना वो ज़्यादा कुछ फील नहीं करता था अपने अंदर, सिवाय क्रोध, लॉयल्टी एंड कुछ और इमोशंस के। उसे यहाँ आकर अपने अंदर के इमोशंस का पता चल रहा है, तो वो समझ नहीं पाता कि वो क्या फ़ील कर रहा है। वो अभी ऐसे ही बैठा हुआ होता है वहाँ पे। अब उसकी नज़र ना अब रूम पर पड़ती है, जो कि हल्का मैसी हो चुका हुआ होता है। वो रूम को देख रहा होता है एंड फिर वो बाथरूम की तरफ देखता है और एक अपोलोजेटिक स्माइल करता है और कहता है, सॉरी शीशु। एंड हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। शीशु जो होता है वो नहा कर आ गया होता है एंड देखता है कि कमरा एकदम साफ हो सकता है। चलो वैन केसिंग ने कमरे की सफाई कर दी होगी। अब वो नीचे आता है तो देखता है पूरा घर इतना साफ लग रहा होता है। शीशु अब चारों तरफ अपनी नज़र घुमाता है, फिर खुद में ही कहता है, मना किया था उस दिन, कहा था कि खुद का काम खुद करना मुझे पसंद है। फिर भी अब वो एक डीप ब्रेथ लेता है और किचन में चला जाता है नाश्ता बनाने के लिए। अब यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है, जो कि शीशु के घर के बाहर की जो सोसाइटी थी, लाइक वो एक सोसाइटी टाइप का होता है ना जहाँ पे कई बंगले बने हुए होते हैं, वैसी जगह थी ना। तो वहाँ पर सोसाइटी में टहल रहा होता है। अब वो जिस जगह पर घूम रहा था ना, उसके इस साइड भी फूल लगे हुए थे और उस साइड भी फूल लगे हुए थे, वो बीच में ही टहल रहा होता है। अब वो फूलों को देखता है और उन्हें छूने लगता है और स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि पहले तो वो छू नहीं सकता था किसी भी चीज़ को। अब उसके पास एक शरीर था तो वो फूलों को छू रहा होता है और फिर उनकी स्मेल भी ले रहा होता है। तभी कोई उससे आकर टकराता है और वो और कोई नहीं, साव होती है, जो कि वैन केसिंग के बगल से आकर उससे टकरा गई होती है, क्योंकि उसने हेडसेट लगाया हुआ होता है तो उसका ध्यान नहीं था। अब वो वैन को पलट के देखती है और कहती है, आई एम वेरी सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अभी जो वैन केसिंग होता है वो तो एकदम ही शॉक्ड हो गया होता है और बहुत ही ज़्यादा हैरानी से साव को देखे जा रहा होता है। वो मन में ही कहता है, ये मुझे देख सकती है,
और ये मुझसे टकराए कैसे? अब वैन किसिंग तो ऐसे उसे देखे जा रहा है। साओ कहती है, हेलो आप ठीक हैं? वैन अब भी कुछ नहीं बोलता है। तो साओ उसके सामने से अपना हाथ वेव करती है और कहती है, हेलो क्या हुआ आपको? वैन स्टिल कुछ नहीं बोल रहा होता है, बस साओ को देखे जा रहा होता है। अब साओ कुछ भी बोलती है उससे पहले ही कोई साओ को आवाज़ दे के बुला लेता है। वो देखती है पलट के, तो उसकी सहेली होती है जो उसे बुला रही होती है। अब साओ एक बार वैन किसिंग को देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। वैन किसिंग तो बस साओ को जाते हुए देखता रहता है, फिर मन में ही कहता है, ये लड़की मुझे छोड़ देख कैसे सकती है? मेरी मर्जी के बिना कोई भी इंसान मुझे छोड़ देख नहीं सकता, सिवाय उसके जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो ये लड़की मुझे देख कैसे सकती है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब वो ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, फिर वहाँ से चला जाता है। अब मैं प्रिंस को दिखाया जाता है, जो अब नींद से जाग गया होता है। वो उठता है और सीधा सामने क्लॉक को देखता है, उस पर टाइम देखता है और फिर अपने मुंह पर ऐसे अपना हाथ फेरता है और फिर कमरे की तरफ ऐसे देखने लग जाता है। और वो कमरे को देखता है तो कमरा बिल्कुल साफ़ था, जो कि कोई भी असाधारण बात नहीं थी, पर फिर भी उसमें असाधारण बात थी, क्योंकि वो कमरे को देखता है और उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि कमरे में सफाई तो थी पर कमरा उस तरह से साफ़ नहीं हुआ था जैसे कि शिशु करता था। शिशु का अपना एक तरीका था सामान रखने का, सफाई करने का, और ये बात को प्रिंस अच्छे से जानता था क्योंकि शिशु बचपन से ये सब काम कर रहा था। तो प्रिंस उसकी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ था, इसलिए वो कमरे को देखते ही समझ जाता है कि आज सफाई शिशु ने नहीं की है। और ऑब्वियसली वैन किसिंग ने भी नहीं की थी, उसे तो बस अपने जादू का इस्तेमाल किया था घर की साफ सफाई के लिए। प्रिंस मन में ही कहता है, शिशु ने आज सफाई नहीं की है तो किसने की होगी? मम्मी और वो तो कभी घर के काम करेंगी नहीं, युवान का भी सेम ही है, तो ये सफाई किसने की फिर? कुछ तो है जो अजीब हो रहा है आजकल, और ये जो कुछ भी है शिशु से जुड़ा हुआ है। मम्मी ने बताया था कि उस दिन शिशु के कमरे में जब वो शिशु को जगाने गई थी तो उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। उस दिन जब रात में वो घर आया दोबारा से, तब भी उसके कपड़ों में खून लगा था। कल वो घर में बालकनी से आया और भाई ने मुझे बताया कि उसकी जान खतरे में है। ये सब चीज़ें एक साथ कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। शिशु के साथ कुछ तो अजीब है, पर क्या? जितना मैंने सोचा था ये सब उससे ज़्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे तो। कहीं शिशु की जान खतरे में तो नहीं है सच में? मुझे उससे कल रात को ये बात कर लेनी चाहिए थी। फिर वो कुछ सोचता है और वापस से घड़ी की तरफ देखता है और फिर मन में ही कहता है, नहीं, शिशु अभी भी घर पे ही होगा। हाँ, मुझे उससे बात करनी चाहिए। अब वो अपने बेड से उठता है और अपने रूम से बाहर जाता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि जो शिशु है वो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा है। वो शिशु के पास आके खड़ा हो जाता है, पर उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या ही पूछे, कहाँ से इस बात की शुरुआत करे। अब वो शिशु को देख रहा होता है और शिशु अपना काम कर रहा होता है। फिर उसे जब नज़र आता है कि उसके पास भी कोई है तो वो उसकी तरफ देखता है, प्रिंस की तरफ, और कहता है, प्रिंस गुड मॉर्निंग। प्रिंस भी फिर कहता है गुड मॉर्निंग। हाँ, शिशु कहता है कुछ चाहिए तुम्हें? तो जो प्रिंस होता है वो नाम से रहता है। तो शिशु कहता है वैसे कल के लिए थैंक यू। तो प्रिंस उसे देखता है और कहता है किस लिए? तो शिशु कहता है कल, तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? तो प्रिंस कहता है नहीं, मैं नहीं जानता, किस लिए थैंक्स कह रहे हो मुझे? तो जो शिशु होता है वो डीप ब्रेथ लेता है और कहता है किसी चीज़ के लिए नहीं, पर कल मुझे देखकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है। अब जो प्रिंस होता है कुछ नहीं बोलता है और फिर शिशु वापस से नाश्ता बनाने लग जाता है, पर प्रिंस वहीं पे खड़ा रहता है। अब प्रिंस उससे पूछने ही वाला होता है, तभी पीछे से युवान आता है और कहता है प्रिंस भैया। तो जो युवान तो उसकी तरफ देखता कहता है हाँ युवान। तो वो कहता है वहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो प्रिंस होता है वो कहता है बात कर रहा हूँ। अब युवान कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी शिशु काउंटर से अपनी नज़र उठा के युवान पे लगाता है और कहता है हाँ युवान बोलो। अब
शिशु को देखकर युवान वापस से डर जाता है और अपना एक कदम पीछे करता है और कहता है, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये कहकर उठ जाने लगता है और तभी वहाँ पर वैन केसिंग आ जाता है। वैन थोड़ा पहले से ही परेशान था और वो इन सबको देखता है तो उसका मूड और ख़राब हो जाता है, खासकर युवान को देखकर। वो पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, वैसे ही खड़ा रहता है। तभी जो प्रिंस होता है वो जीशु की तरफ देखता है और जीशु तो कन्फ्यूजन में उसको देख जाता है, युवान को जाते हुए। जीशु धीमी आवाज़ में बोलता है, इसे क्या हो गया है? ये मुझे देखकर ऐसे घबरा क्यों जाता है? अब वैन जो होता है ये चीज़ सुनता है और युवान जो जा रहा होता है उसके सामने आता है और ऑब्वियसली युवान उसे नहीं देख सकता है, पर वो युवान की आंखों में देख के कहता है, अपने भाई को लेकर जाओ यहाँ से। युवान हिप्नोसिस में होने के कारण तुरंत प्रिंस की तरफ जाने लगता है और वैन केसिंग उन तीनों को देख रहा होता है। एंड प्रिंस ना अभी बोलने ही वाला होता है कि लाइक तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, तुमने तो उस दिन उसे थप्पड़ मारा था, ऐसे बताने वाला होता है। लेकिन वो कुछ बोलता उससे पहले युवान उसे आवाज़ देता है और ज़बरदस्ती उसे कोई बहाना बना के वहाँ से ले जाने लगता है। अब प्रिंस शिशु की तरफ देखता भी है और बोलता है कि उसे बात करनी है, पर युवान तो इस समय प्रिंस को ले जाने की ज़िद पर ही था और वो उसे लेके चला जाता है। और वैन किसी वहाँ पे देख रहा होता है उन दोनों को जाते हुए और तब एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, आज तो सच में फंसने वाला था। अब वो शिशु की तरफ देखता है जो कि उन दोनों की तरफ देख रहा होता है। वैन केसिंग की तरफ अभी वो नहीं देख रहा होता क्योंकि वैन केसिंग किचन के उस साइड खड़ा हुआ होता है। वो उन दोनों की तरफ देख रहा होता है और खुद में ही कहता है, ये युवान को क्या हो गया है? हालांकि ये मुझे पसंद नहीं करता, पर इसका आज का बिहेवियर तो कुछ अजीब ही था। फिर वो अपना हेड शेक करता है और वापस से नाश्ता बनाने लग जाता है। अब वैन केसिंग जो किचन के थोड़ा पीछे वाले साइड पर खड़ा हुआ होता है, पर वो जीशु को ना देख सकता था, तो वहीं से जीशु को देखता है और मन में ही कहता है, आज पहली बार इस तरह का डर महसूस किया मैंने। डर कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उस रात मैंने तुम्हारा यूज़ करके तुम्हारी फैमिली वालों को परेशान किया था, उन्हें सबक सिखाया था, तो तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगे, मुझ पर गुस्सा करोगे। मुझे नहीं पता मुझे ये डर क्यों हो रहा है। किसी का मुझ पर गुस्सा करना, मुझ पर चीखना चिल्लाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, पर पता नहीं क्यों तुम्हारे केस में मैं ये नहीं चाहता कि तुम मुझ पर गुस्सा करो, मुझसे नाराज़ हो। अगर मुझे ये सब चीज़ें होने से रोकना है तो इस प्रिंस का कुछ करना पड़ेगा। अगर इसकी मेमोरी मिटा दूँ तो नहीं, इसकी मेमोरी मिटा दूँगा तो और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि घर में सबकी मेमोरी तो रहेंगी ना, उनकी मेमोरी तो मुझे मिटानी ही नहीं है। अगर मिटा दी तो फ़ायदा क्या? उन लोगों को जीशु से डरना ही चाहिए, पर इस प्रिंस का मुंह कैसे बंद करवाऊँ अब? और वो ये सब चीज़ सोच रहा होता है, तभी जो जीशु होता है उसकी नज़र वैन पे पड़ती है और वो धीरे से वैन के पास आता है, जिससे अभी जीशु के आने का अंदाज़ा भी नहीं होता, वो अपने ख्याल में होता है। जीशु अब इधर उधर देखता है और वैन का हाथ पकड़ के उसे किचन में ले आता है। अब जब जीशु ने वैन का हाथ पकड़ा होता है तब वो अपने ख्यालों से बाहर आता है और वो जीशु के साथ साथ किचन में आ जाता है। अब जीशु फिर कहता है, कहाँ थे तुम और वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे थे? और सबसे पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम करने की? अब जो वैन होता है वो इस बात से ही थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि जीशु ना अभी वाकई गुस्से में लग रहा होता है। वो था भी, उसे अपना काम ऐसे शेयर करना पसंद नहीं था कि कोई उसका काम करे, ये सब चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैन कहता है, आई एम सॉरी पर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जीशु कहता है, क्या अच्छा नहीं लगता? वैन कहता है, तुम अकेले इस घर का पूरा काम करते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ये सब चीज़ें। यहाँ पर इतने लोग रहते हैं पर कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करता, तुम अकेले गधों की तरह यहाँ मेहनत करते रहते हो, यहाँ भी मेहनत करते हो, ऑफिस में भी काम करते हो। अब जो जीशु होता है वो बस वैन को देख रहा होता है, फिर कहता है, हो गया? अब वैन चुप हो जाता है। जीशु कहता है, देखो वैन, मुझे अपना काम बांटना पसंद नहीं है, तुम मेरी फ़िक्र करते हो, मैं इस बात की सच में इज़्ज़त करता हूँ, पर मैं अपना काम बांटना नहीं चाहता। अब जीशु उसके आगे कुछ भी बोलता है उससे पहले वैन कहता है, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक वचन दिया था? अब जीशु उसे दिखता है और फिर उसे उस रात की बात याद आती है जब उसने फुमांग आंटी को बचाया था। जीशु कहता है, हाँ मैंने दिया था वचन। तो वैन कहता है, अब तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, आज के बाद मैं तुम्हारे भले के लिए जो कुछ करूँगा तुम मुझे नहीं रोकोगे। अब जो जीशु होता है वो
उसे हैरत से देखता है और कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी वैन कहता है तुम मुझे वचन दे चुके हो जीशु, तुम पीछे नहीं हट सकते। अब जो शिशु होता है वो छुप जाता है और फिर वैन को देखता है और कहता है वैन तुम सब क्यों कर रहे हो? तो वैन कहता है मुझे नहीं पता। और ये कहकर वैन कैसे वहाँ से चला जाता है और शिशु तो बस वैन को जाते हुए देखता ही रहता है। और हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। जो शिशु होता है वो आज ऑफिस नहीं गया होता है और उसकी हॉलीडे थी तो वो घर पे ही था। अभी जो प्रिंस होता है वो वापस से शिशु के कमरे में आता है और वैन कैसिंग अभी वही होता है। वो प्रिंस की तरफ देखता है और फिर शिशु की तरफ देखता है एंड वो अभी प्रिंस के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि शिशु उसे देख सकता है, तो वो प्रिंस के साथ कुछ कर नहीं सकता था, वो बस उसे देखता ही रहता है। तभी जो प्रिंस होता है वो अभी ना अंदर नहीं आया था, वो दहलीज में था। वो शिशु की तरफ देखता है और कहता है मैं अंदर आ सकता हूँ? तो शिशु कहता है प्रिंस तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कम इन। तो वो अंदर आता है और कहता है तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। अभी जो शिशु होता है वो उसे देखता है, कहता है हाँ बोलो प्रिंस। पर जो प्रिंस होता है वो बोलने वाला होता है पर वो देखता है कि शिशु अभी काफ़ी खुश लग रहा होता है, तो वो कहता है वो सब छोड़ो, काफ़ी खुश लग रहे हो, कोई ख़ास बात? तो वो कहता है हाँ वो आज भाई आ रहा है ना अब्रॉड से, तो बस उसी के लिए खुश हूँ। प्रिंस कहता है भाई आ रहा है? तो शिशु कहता है हाँ 2 घंटे बाद उसकी फ़्लाइट लैंड होने वाली है। तो अब जब प्रिंस देखता है कि शिशु इतना खुश है ना तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती कुछ बोलने की। मैंने सब देख रहा होता है और फिर जो जो प्रिंस होता है वो कहता है अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं तो बस ऐसे कुछ बात करने आया था, ऐसे कोई ज़रूरी बात नहीं है, फिर बात कर लूँगा। तो शिशु कहता है नहीं प्रिंस बताओ तो प्रिंस कहता है नहीं ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी। शिशु कुछ और बोलता उससे पहले प्रिंस वहाँ से चला जाता है। अभी जो वैन होता है वो तो ये देखता ही रह जाता है। वो मन में ही कहता है कि प्रिंस तो यहाँ बताने आया था ना ये सब चीज़ें, बताई क्यों नहीं इसने? चलो मेरे लिए तो अच्छा ही है। अभी वो शिशु की तरफ देखता है जो कि भी स्माइल कर रहा होता है। फिर वैन कहता है ये भाई कौन है? शिशु वैन की तरफ देखता है और कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा बचपन का दोस्त है वो। तो जो वैन होता है वो नोट करता है बस ऐसे। एंड अब थोड़ी देर बाद जो शिशु होता है वो रेडी हो जाता है, तो वैन कहता है साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। तो शिशु कहता है तुम साथ चलोगे? तो वैन कहता है हाँ, तुम्हें अब अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता ना। तो जो शिशु था वो कहता है चलो मैंने मना किया है। अब जो वैन होता है वो कहता है तुम मना भी करते तो भी अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो शिशु से देखता है और कहता है क्या मतलब? वैन कहता है तुम मुझसे वचन से बंधे हुए हो एंड तुम्हारी भलाई के लिए मुझे अब कुछ भी करने के लिए तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। अब जो शिशु होता है वो उसे बस देख रहा होता है एंड वैन किसी मुझसे देख के स्माइल करता है और फिर अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है एंड फिर शिशु भी हल्की से स्माइल करता है एंड वापस से बैठ जाता है बेड पे। और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वैन किसिंग और शिशु जो घर से भी निकल रहे होते हैं एयरपोर्ट के लिए, तभी प्रिंस आता है शिशु के सामने और कहता है हे शिशु। और उसको देखकर वैन किसिंग को तो बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही होती है। आप शिशु प्रिंस से कहता है हाँ प्रिंस क्या हुआ? जो प्रिंस होता है वो अपनी पॉकेट से कार की चाबी निकालता है और शिशु के हाथ में थमा देता है। शिशु कहता है ये तुम मुझे अपनी चाबी क्यों दे रहे हो कार की? अभी प्रिंस कहता है एयरपोर्ट जाने के लिए। तो शिशु कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही चले जाऊँगा। अभी प्रिंस कहता है चुपचाप इसे रखो अपने पास। अभी वैन कैसे होता है उसको ये सब बड़ा अजीब लग रहा होता है। वो उसको और शिशु को देखे ही जा रहा होता है। अभी जो शिशु होता है वो फिर मना करता है पर प्रिंस उसे ज़बरदस्ती चाबी थमा ही देता है। अभी प्रिंस अंदर जाने लगता है तभी वो पलटता है और कहता है वैसे भाई जानता है कि तुम उसके लिए एयरपोर्ट जा रहे हो या फिर सरप्राइज़ दे रहे हो उसे? तो शिशु पलट के उसे देखता है और कहता है हाँ वो जानता है, उसने तो मुझे फोर्स करके एयरपोर्ट बुलाया है। तो जो प्रिंस होता है वो स्माइल करता है और चला जाता है अंदर। अभी जो शिशु होता है वो अपने हाथ में चाबी देखता है और फिर विपन की तरफ देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है।
हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जो शिशु होता है वो और वैन वहीं पे खड़े हुए होते हैं। अभी थोड़ी देर में भाई वहाँ पे आ जाता है और शिशु उसे देख भी लेता है। जो भाई होता है वो भागते हुए शिशु के पास आता है और शिशु को हक कर लेता है। वैन कैसे वहीं पे खड़ा हुआ होता है, वो बस उसे देख रहा होता है भाई और शिशु को। अभी जो शिशु होता है वो भाई को ना ऐसे ही हक करके घुमाने लग जाता है वहीं पे। शिशु भी बहुत खुश होता है, भाई भी। फैन को भी शिशु को ऐसे खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा होता है। बस उसे ये अजीब लग रहा होता है कि लाइक ये लोग एयरपोर्ट पे कर क्या रहे हैं। अभी जो शिशु होता है वो बाइक को उतार देता है एंड भाई फिर कहता है कैसा तू? तो शिशु कहता है ठीक हूँ। तो भाई कहता है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ये बता, तूने हमको कुछ बताया तो नहीं ना? शिशु कहता है नहीं, मैंने आंटी को कुछ भी नहीं बताया है। अभी वो लोग खड़े हुए ऐसे थोड़ी बात कर रहे होते हैं। फिर शिशु कहता है अब यहीं खड़ा रहेगा क्या? चल घर चलते हैं। भाभी फिर स्माइल करता है एंड नोट करता है। अब जो वो दोनों होते हैं, वो तीनों एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर कार दिखता है। भाई तो कहता है ये कार किसकी है? अब शिशु कहता है प्रिंस की। मैंने उससे मना किया पर ज़बरदस्ती उसने मुझे थमा दी। अभी जो भाई होता है वो शिशु की तरफ देखता है तो शिशु कहता है मैंने उसे मना किया था यार, मैं तो ऐसे ही मेट्रो से आने वाला था पर उसने ज़बरदस्ती मुझे दे दी। तो फिर जो भाई होता है कहता है फ़ाइन, चलो आ ही गई तो इसी से घर जाते हैं। फिर जो भाई था ना उसका प्लान ये था कि जो शिशु है वो किसी भी चीज़ से अगर वहाँ पे आएगा एयरपोर्ट तो वो दोनों उसी चीज़ से वापस घर जाएंगे। लेकिन अब प्रिंस ने कार दे दी तो उन्हें घर जाना था। अब जो शिशु होता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और भाई फ्रंट सीट पे। और वैन केसिंग जो कि अभी बाइक को देख नहीं रहा था वो अपने आप से अंदर आता है और गाड़ी की बैक सीट पे बैठा रहा होता है। और ये लोग ना पूरे रास्ते में बहुत बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा बातें करे जा रहे होते हैं। और जो वैन केसिंग होता है वो शिशु को देखता है, फिर मन में कहता है मेरे सामने इतना खामोश रहता है और अभी देखो तोते की तरह बोले ही जा रहा है। फिर जो शिशु होता है ना वो ड्राइविंग पे ध्यान दे रहा होता है पर वो बार बार ना बाइक की तरफ भी देख रहा होता है। तो वैन केसिंग जो होता है वो शिशु से कहता है वैन केसिंग बनना है क्या दूसरा? वो भी ऐसे ही करता होगा, तभी उसका एक्सीडेंट हुआ। अब जो शिशु होता है वो वैन की बात सुन लेता है और वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है, भाई ही बात कर रहा होता है। और भाई ये चीज़ नोटिस भी नहीं करता क्योंकि अभी वो इतना खुश था ना कि वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है। वो दोनों घर आ जाते हैं, लाइक उनकी कॉलोनी में आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग रहते थे। एंड जो शिशु होता है वो कार को रोकता है, भाई वहाँ से उतरता है और शिशु को वापस से हक करता है और कहता है आई मिस्ड यू सो मच। तो शिशु भी कहता है मी टू। वैन केसिंग अभी भी उनके पास ही खड़ा था और उनको देख रहा होता है और अब उसे ना अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो मतलब समझता था कि शिशु का दोस्त है, शिशु उसका दोस्त है, पर स्टिल वो तो नहीं है ना भाई का दोस्त। तो उसे ना अच्छा नहीं लग रहा होता है सब चीज़ें जो अभी चल रही थी। खैर फिर जो भाई होता है वो शिशु से अलग होता है और कहता है ओके अब मैं घर जा रहा हूँ, ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। शिशु कहता है ठीक है। फिर शिशु से बाय कहता है और वो भी उसे बैग करके अपने घर चला जाता है। अब जो शिशु था वो वैन की तरफ देखता है, वैन भी चुपचाप से खड़ा हुआ होता है। वैन को शिशु देखता है और कहता है घर चले। तो जो वैन होता है वो नोट करता है और दोनों घर की तरफ आने लग जाते हैं। हमें ऊपर टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस खड़ा होता है और वो ये सब चीज़ें देख रहा होता है और उसके चेहरे पे भी हल्की सी स्माइल होती है। वो फिर वापस पीछे मुड़ता है और टेरेस से नीचे आता है अपने कमरे में। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जय मंजूर लिख दीजिएगा। एंड मैं साक्षी अब आप सबसे विदा लेती हूँ। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ पानी की बर्बादी ना करें, अपने आसपास सफाई बना रखें, किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी मानव को हानि ना पहुँचाएँ। मैं आपसे मेरी किसी भी एफएफ के नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, जय मंजूर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।